Students, today we will discuss joint Hindu family business in detail कि joint Hindu family business है क्या, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से, जैसे हम लोगों ने पहले फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पढ़ा था, बिल्कुल सेम है। सेम इन द सेंस ये नहीं कि आप सेम चीज़ें लिखोगे, हेडिंग्स विल रिमेन सेम, बट उसके अंडर जो भी आपने मटीरियल लिखना है दैट विल डिफर। सो सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। इन्होंने फर्स्ट लिखा है कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इज़ द मेन फीचर, कि जो मैनेजमेंट है, जो इस पहले तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस समझा दूँ कि ये क्या चीज़ है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एक पर्सन बिजनेस चलाएगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है, अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन बिजनेस चलाएंगे वो पार्टनरशिप में है, अगर मोर देन 50 और जिसको हम पब्लिक बिजनेस बोल देते हैं, अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो वो हमारी कंपनी है। पर कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जो, जैसे हम बोलते हैं कि बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी है हमारी, कि पहले वो परदादा ने बिजनेस चलाया था, देन दादा के पास आ गया, पापा के पास आ गया, भैया के पास आ गया, एंड वो ऐसे ही आगे जो है सक्सेसर चलता जाएगा, ठीक है। जो भी इनके लीगल हायर्स हैं वहाँ तक जो है बिजनेस चलता जाएगा। सो वो हमारा होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसमें सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इन्होंने क्यों लिखी है, क्योंकि जो इसको जो मैनेज करेगा पर्सन वो एक ही पर्सन है, चाहे पूरे फैमिली मेम्बर्स, दादा दादी, या मैं बोलूँ आगे कि उनका जो बेटा है, उनकी जो भी बेटी है, वो सारे वो बिज़नेस चला रहे हैं, पर जो उसका मेन हेड होएगा वही सब कुछ करेगा, ठीक है, वही उसकी मैनेजमेंट करेगा। और उस हेड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कर्ता। नाम से पता चल रहा है कि वही सब कुछ करने वाला है, और उसको हम मुखिया भी कहते हैं। और बाकी पर्सन को जो, क्योंकि अभी मैं आपको जस्ट इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ। देन सेकंड लिखा है कि अगर एक तो जो हेड है उसको तो मैंने बता दिया क्या कहते हैं, कर्ता। जो उसके नेक्स्ट जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं जो बिजनेस चला रहे हैं उनको हम पार्टनर्स नहीं कहते, उनको हम क्या कहते हैं, को पार्टनर। तो उनकी पूरी पार्टनरशिप को, या जो भी हम बोल सकते हैं मेंबरशिप को, हम क्या करेंगे, को पार्टनरी, ठीक है जी। एक ये डिफरेंस है। तीसरी बात लायबिलिटी की आती है। उनकी लायबिलिटी होएगी क्या, जो करता है, डिसीजन कौन ले रहा है, करता। कल को कुछ भी गलत होता है तो कर्ता की वजह से होएगा ना, वाई, बिकॉज कर्ता इज टेकिंग डिसीजन। तो कर्ता की लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। बट बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी, जिसको हम को पार्टनर कहते हैं, उनकी बेटियां जितनी भी होंगी या बेटे होंगे, उनकी जो लायबिलिटी है दैट विल रिमेन लिमिटेड ओनली, वो अनलिमिटेड नहीं होएगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं बीच में आएंगी वो साथ साथ में हम पढ़ते जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और रहेगी है, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो, सो ये समझ में आ गया हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन हुज इंसेस्टर इज दी सेम। इंसेस्टर अभी करता वो सेम है, ठीक है, वो उनका जो भी चला रहा है बिजनेस, क्योंकि वो सेम आगे आगे बिजनेस जो है वो चल रहा है ना, तो अदरवाइज जो है वो उनका इंसेस्टर सेम ही है। उनके जो डॉटर्स हैं, अनमैरिड डॉटर्स जो हैं या उनकी वाइफ्स जो हैं वो इंक्लूडेड होंगी। बट अगर किसी बेटी की शादी हो जाती है, वो मैरिड हो जाती है, देन वो इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट नहीं होगी, ठीक है जी। अब ये तो हमने मेन जस्ट उसका मीनिंग पढ़ा है। इसके अलावा एक आता है को पार्टनरी। को पार्टनर मतलब मेंबर जो होंगे पार्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, वो मेंबर्स जो होंगे उनको हम क्या कहते हैं, को पार्टनर। को पार्टनर मीन्स कॉमन ऑनरशिप इन द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ऑनरशिप क्या होता है, मालिक। दादा की प्रॉपर्टी थी तो पापा का भी बीच में हक है, तो उसके आगे बेटे का भी प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना, हक इनका सबका निकलेगा। तो यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी में सबकी ऑनरशिप जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है को पार्टनरी इज क्रिएटेड बाय लॉ। हमने तो नहीं क्रिएट करा ना, वो तो फैमिली बिजनेस चल रहा है उनका, तो वो अकॉर्डिंगली बाय लॉ ही उनका जो होएगा, अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप उठ के आए, मैं उठ के आई, या कोई 10 बंदे और हैं तो हम मिलके बोले कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, नहीं, ये पार्टनरशिप होएगी, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं है। और नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, किसी भी जैसे उनके फैमिली में किसी का भी बर्थ होएगा, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसको क्या मिल जाएगी, उसमें मेंबरशिप मिल जाएगी, वो को पार्टनर बन जाएगा। सो आगे उन्होंने लिख दिया है कि इस पर्सन को क्या कहेंगे।
नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉमन प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपसे बात करी कि प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही होएगी। सो प्रॉपर्टी इनकी कहते हैं कॉमन है, वो एक उन्होंने और चीज़ लिखी होएगी, चलो यहीं पे पढ़ लेते हैं उसको। द कॉमन प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड, एक तो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पूर्वजों से चलती आ रही है वो प्रॉपर्टी तो रहेगी रहेगी। सेकेंडली लिखा है प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी की हेल्प से कोई आपने और प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो भी बीच में इंक्लूडेड होएगी। एंड थर्डली लिखा है पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। मैंने जैसे एग्जांपल दी थी कि मान लो किसी उनके जैसे हमारे तीन जो है फैमिली बिजनेस तो सॉरी सेम ही है, जैसे दादा थे, पापा थे, देन भैया थे। तो अगर भैया की कोई प्रॉपर्टी है तो उतना ही हक पापा का है, उतना ही हक उसके परदादा का या दादा का है। तो वो चीज़ क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी। ये नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बेटे की प्रॉपर्टी है तो वो डिफरेंट ट्रीट होएगी, नहीं, वो भी उसी प्रॉपर्टी में कंसीडर होएगी। अगर पापा की प्रॉपर्टी भैया की प्रॉपर्टी है तो भैया की प्रॉपर्टी पापा की प्रॉपर्टी है। इसलिए लिखा है द पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो हम उसको इस फैमिली बिजनेस में नहीं लेके आएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे ये 2 मार्क्स के लिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है मिताक्षरा, एक है द्याभागा, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। मतलब इन दो बेसिस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 चॉइस हैं। अब 2 चॉइस कौन कौन सी हैं? मिताक्षरा में लिखा है चॉइस इन द सेंस कि किन किन एरिया में ये जो आपकी बिजनेस है वो एप्लीकेबल है, किस तरीके से एप्लीकेबल है, कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं। असम बंगाल का लिखा हुआ है, उड़ीसा का लिखा हुआ है। कहते इनको छोड़ के दिस कम्युनिटी इज पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट, इन तीन जो है एरियाज को छोड़ के, अदरवाइज ये रूल सब जगह है। रूल है क्या, ये पढ़ते हैं। द मोमेंट सन इज बॉर्न ही गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होएगा उसके इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे। वो मेंबर बन जाएगा, प्रॉपर्टी पे हक हो जाएगा, वो को पार्टनर बन जाएगा, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है, अलॉन्ग विद हिज फादर इन द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। When he become an adult, he can ask for a division of the family property. जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपना हिस्सा मांग सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। Under this, the interests of the members are always uncertain because a change is inevitable with every birth and death in the family. So ये क्या है, आपका inseparable है, आप लोगों का बर्थ और डेथ, जब डेथ होएगी उसके बाद ही वो आपकी पार्टनरशिप से, या सॉरी हम जिसको बोल देते हैं यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से अलग होएगा, अदरवाइज वो क्या है, इनसेपरेबल है। नेक्स्ट लिखा है द्याभागा। द्याभागा क्या है, इसमें लिखा है, अभी इसमें लिखा था इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, अब यहाँ पे लिखा है सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ। उसको टाइम लगेगा। कैसे? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिमेन अंडर द एब्सोल्यूट है। द्याभागा, द्याभागा में उन्होंने ये लिखा है द कम्युनिटी प्रिवेल्स ओनली इन, वहाँ पे लिखा था ना कि मिताक्षरा कहाँ पे चलता है, हर एरिया में, असम बंगाल और उड़ीसा को छोड़ के। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये द्याभागा इन तीनों में ही एप्लीकेबल है। इसमें कहते हैं कि जैसे ही उसका बर्थ होएगा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसको कोई भी जो है राइट नहीं मिलेगा। जो प्रॉपर्टी है वो लाइफ टाइम के लिए उसके फादर के पास ही रहेगी अनटिल और अनलेस उसकी डेथ नहीं होती। जब उसकी डेथ हो जाएगी तब उसके बेटे के पास सारे राइट्स आ जाएंगे। पर यहाँ पे क्या था, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसके पास राइट आ जाएंगे। बस यही इसमें क्या है, डिफरेंस है। अब आगे करते हैं, ये तो हमारा स्कूल हो गया या जिसको हम बोल सकते हैं कंसेप्ट क्या था। अब हम यहाँ पे ये चीज़ रीड करेंगे, मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मीनिंग आपको पता है, when the business enterprise is run by people belonging to the same family and they run a business as a family business, उसको हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद जिसका मैनेजर होएगा या जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, उस पर्सन को हम कर्ता कहेंगे। अदर फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो काम करेंगे अकॉर्डिंग टू दी गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय दी कर्ता। वो एल्डेस्ट मेंबर होएगा आप लोगों का, ठीक है, जो भी सबसे बड़ा बंदा या ओल्ड मेंबर होएगा हम उसको ही कर्ता बनाएंगे, वही डील करेगा और उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, और मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। और ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने लास्ट लाइन में लिखी है, एज फॉर एज
liability is concerned, leaving the karta alone, all have only a limited liability. ठीक है, तो क्योंकि उसको कहते हैं छोड़ के बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी. द अनलिमिटेड लाइबिलिटी वेस्टेड इन कर्तास, क्योंकि कर्ता क्या ले रहा है, बाकी सारे डिसीजन ले रहे हैं. ठीक है जी, मीनिंग क्लियर हो गया, ये सारा मीनिंग यहाँ पे है, लिखा हुआ है उन्होंने. अब पढ़ते हैं फीचर्स. इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बोला है किसी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फीचर आपको 4 मार्क्स में पक्का आने वाले हैं. सो फीचर्स वही सेम रहेंगे जैसे हमने बाकियों की हेडिंग पढ़ी थी, बट येस कंटेंट विल रिमेन, जो सॉरी कंटेंट विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन आएगी. अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. फर्स्ट वन लिखा है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ. जो आपने काम करना है वो कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ. हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली आपने अभी तो 2 स्कूल पढ़े हैं, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो मिताक्षरा एंड भागा. अगर तो आप लोग उड़ीसा में हो, अगर बंगाल में हो, ठीक है, तो तब आप क्या करोगे, फिर जब उसके जो भी करता है या उसके फादर है उसकी डेथ होएगी, उसकी डेथ के बाद आपके पास राइट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. अपनी मर्जी से तो बिजनेस नहीं चला सकते ना, तो बिजनेस कैसे चला रहे हो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. नेक्स्ट लिखा हुआ है मैनेजमेंट बाय कर्ता. कर्ता कौन है, वो सीनियर मेंबर होएगा जिसको हम मुखिया भी कहते हैं. द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस. ठीक है, सो एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कर्ता. कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई भी डीलिंग करनी है विद आउटसाइडर पार्टी, बिफोर देयर अप्रूवल आपको किससे पूछना पड़ेगा, कर्ता से. नेक्स्ट लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी. आपको इसका भी मैंने इसीलिए आपका ना मीनिंग मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कराया ताकि जब आप इन चीज़ों को पढ़ो ना फिर आपको डिटेल में ना जाना पड़े, आप इसको जो है एक्सप्लेन करो. लिमिटेड लायबिलिटी में अभी तो हमने पढ़ा क्या लिखा था, लायबिलिटी ऑफ कर्ता जो है वो क्या है, अनलिमिटेड. एंड अदर मेंबर्स जो भी हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, क्योंकि मेन इंटरेस्ट किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में. ठीक है जी, फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेते हैं. द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स कैन नॉट बी टेकन फॉर दी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि कर्ता के नाम पे जो भी होएगा वही उसमें से वो चीज़ों को जो है अपना लोन है क्रेडिटर्स को पैसा पे ऑफ कर सकता है. बाकियों की लायबिलिटी क्या हमने पढ़ी है, लिमिटेड. सो इसलिए लिखा है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, या वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है, इसलिए कर्ता उसकी लायबिलिटी है सॉरी जो है अनलिमिटेड रहेगी. एंड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिस्चार्ज द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जिसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होएगी जो उसके नाम के ऊपर होएगी, लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, डेट्स को पे ऑफ करने के लिए वो उसकी प्रॉपर्टी यूज करी जाएगी. नेक्स्ट आता है परमानेंट एग्जिस्टेंस. परमानेंट एग्जिस्टेंस में क्या आता है आपका, बिजनेस कभी बंद होएगा, सोल प्रोप्राइटर तो बंद हो जाता है, क्योंकि अगर आपका एक मेंबर है उसकी डेथ होगी तो बिजनेस बंद, 2 मेंबर हैं 2 में से किसी एक की डेथ होगी तो बिजनेस बंद. अब यहाँ पे तो चाहे दादा की डेथ हो तो पापा के पास आ जाएगा, देन सो ऑन, आगे बिजनेस जो है आपका चलता जाएगा. बिजनेस की एग्जिस्टेंस जो है वो परमानेंट है. ठीक है, लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, जैसे कंपनी चलती है ना, कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं वो भी कभी बंद नहीं होती, उसी तरीके से ये है. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेथ, इंसॉल्वेंसी ल्यूनेसी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस. इंसॉल्वेंट होता है या ल्यूनेसी होती है जब ना किसी का दिवालिया निकल जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, पैसा बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, माइनस में चला जाता है. ठीक है जी, सो कहते हैं डेथ हो जाए या कोई भी बैंकक्रप्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट लिखा है मेंबरशिप बाय बर्थ. कहाँ पे, कौन से स्कूल में आपको अभी हमने जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पढ़े हैं कहाँ पे मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है, मिताक्षरा में. ठीक है, तो मिताक्षरा में इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आपको क्या मिल जाएगी, मेंबरशिप मिल जाएगी. आपके पास ऑटोमेटिकली सारे मेंबर्स के राइट्स आ जाएंगे, आप मेंबर बन जाओगे. आप यहाँ पे मिताक्षरा फॉर एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो. नेक्स्ट आता है ओनली मेल मेंबर्स. वाई, हमने अभी क्या पढ़ा था कि वाइफ्स जो हैं या उनकी अनमैरिड डॉटर्स हैं वो आ सकती हैं, फिर उन्होंने यहाँ पे ये क्यों लिखा कि ओनली मेल मेंबर्स. चलो पढ़ते हैं. ओनली मेल मेंबर्स कैन बी द को पार्टनर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बट अकॉर्डिंग टू
द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सक्सेशन होता है कि आगे जिस बंदे को, जैसे पापा के बाद भाई, तो इस तरह सक्सेसर कहते हैं इसको। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली ए वुमन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ मेल सक्सेसर कैन बिकम को पार्टनर। कहते जैसे ही उसके हस्बैंड की डेथ होती है या कोई भी मेल सक्सेसर नहीं रहता, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, वहाँ की जो भी कर्ता बन जाएगी। रजिस्ट्रेशन, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आप लोगों को कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे किसी तरीके से नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता ही है अल्टीमेटली आगे आगे आपका बिजनेस चलता जाएगा, सो उसकी लीगल एग्जिस्टेंस एज सच है।